नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस इंसान की कहानी जो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, बल्कि मौत का पीछा करने वाला एक बहादुर योद्धा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिग्गज शिकारी केनेथ एंडरसन की। उसका नाम सुनते ही दक्षिण भारत के घने जंगलों में छुपे आदमखोर बाघ और खूंखार तेंदुए भी जैसे डर से कांप उठते थे। केनेथ एंडरसन ने अपने जीवन में ऐसे कई जानलेवा अभियानों का सामना किया जहां हर पल मौत उसके एक कदम पीछे होती थी। कभी अंधेरी रात में, कभी घने जंगलों में, और कभी किसी नाले के पास छिपे खौफनाक शिकारी के निशाने पर। और आज हम उसी की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे। होश दुर्गा और होलाल किले के उस आदमखोर की कहानी जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया था। रात ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। बच्चों की हंसी की जगह गांवों में सन्नाटा था और हवा में सिर्फ एक नाम गूंजता था, आदमखोर। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये चैनल सिर्फ कहानियों का संग्रह नहीं है। ये उन खतरनाक सच्चाइयों की दुनिया है जहां इंसान और मौत आमने सामने खड़े होते हैं। हमारा ये स्टोरी शॉर्ट्स चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कहानी नहीं सुनते, बल्कि हर शब्द को महसूस करते हैं। जंगल की हवा की ठंडक, सूखे पत्तों की चरमराहट और अंधेरे में छुपी उस निगाह को जो शिकार की तलाश में धीरे धीरे करीब आ रही होती है। और हमारे उन रेगुलर दर्शकों को जो पहले दिन से हर कहानी सुनते आए हैं, टाइम चाहे रात का हो या सुबह का, आप लोग सिर्फ श्रोता नहीं, बल्कि इस सफर का हिस्सा है। आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और लोगों का ये कहना कि भाई आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती, यही बातें हमें और बेहतर और ज्यादा रियल कहानियां ढूंढने पर मजबूर करती हैं। हर कहानी को ढूंढने में, उसे सही रूप देने में हम घंटों रिसर्च करते हैं। किताबें, पुराने रिकॉर्ड, समाचार, जंगलों के किस्से, सबको मिलाकर तब जाकर आपके सामने ये कहानी आती है। और सच कहूं तो आप जैसे श्रोताओं का प्यार ही हमारी असली ताकत है। ये चैनल इसलिए जिंदा है क्योंकि आप सुनते हैं, महसूस करते हैं और डर को एंजॉय करते हैं। तो आज भी तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उस आदमखोर के आतंक की सच्चाई है जिसने होलाल केरे और होश दुर्गा की रातों को खून और सन्नाटे में बदल दिया था। और दोस्तों, जिन प्यारे लिसनर ने पिछली कहानी पर सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उन सभी प्यारे लिसनर का मैं दिल से धन्यवाद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं होश दुर्गा होलाल केरे आदमखोर, जिसका आज दूसरा और अंतिम भाग है। आपने पिछले भाग में सुना कि अंग्रेज शिकारी उस आदमखोर को मारने के लिए दोनों अलग अलग छुपकर बैठे थे, मगर आधी रात को बाघ उनमें से एक शिकारी को उठा ले गया था और दूसरा शिकारी भागता हुआ डरा सहमा एंडरसन के पास जाकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद एंडरसन रात में गांव वालों को साथ लेकर जंगल में उस मारे गए शिकारी की लाश ढूंढने चले गए और एक जगह उसकी लाश उन्हें मिल गई। अब एंडरसन ने उस आदमखोर को मारने की मुहिम शुरू की। अब जहां से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जैसे घंटे बीतते गए, कोई आवाज नहीं सुनाई दी और जंगल किसी भी तरह के जीवन से खाली सा लग रहा था। यहां तक कि उस समय स्वागत योग्य परिचित नाइटजार भी गायब था। सन्नाटा गहरा और पूर्ण था और तारे मुझ पर एक अजीब सी शांति में टिमटिमा रहे थे। मैं बेचारे फ्रेड टॉड के बारे में सोचने लगा और उसके साथ जो हुआ था उसके बारे में सोचने लगा। आधी रात बीत गई, तभी अचानक मुझे एक स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई दी जो 2 बार दोहराई गई। यह मैक का तय किया हुआ संकेत था और यह सोचते हुए कि उसे क्या हुआ होगा, मैं चट्टान से नीचे उतरा, टॉर्च जलाई और सावधानी से उस जगह पहुंचा जहां वह और उसकी पत्नी खड़े थे। मैंने उन्हें भैंस के चारे के पास खड़े देखा और जिंदा था और उसे छुआ तक नहीं गया था। एक तरफ वह कड़ाही पड़ी थी जिसे वे बाहर निकलते समय पलट गए थे और उन्होंने मुझे यही बताया। लगभग आधी रात तक उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना। जब श्रीमती मैक, जो भैंस के सामने अपने पति के ठीक पीछे बैठी थी, को लगा कि उन्होंने अपने पीछे से एक हल्की सी आह या कराह सुनी है।
धीरे से इधर उधर देखते हुए और तवे और जमीन के बीच की जगह से देखने की कोशिश करते हुए उसने पहले तो कुछ भी नहीं देखा। फिर उसने देखा कि लगभग 6 फीट की दूरी पर एक बड़ा बाथटब जितना बड़ा पत्थर पड़ा है। यह याद करते हुए कि शाम को पहले वहां कोई पत्थर नहीं था, वह अपना सिर उस छेद के पास ले गई और एक बाघ को जमीन पर पेट के बल लेटा हुआ, आगे के पैर आगे की ओर फैलाए, गौर से उसकी नजरों से मिलते हुए देखकर डर गई। आश्चर्य और भय की उस आह को दबाते हुए जो लगभग उसके मुंह से निकल ही गई थी, उसने जोर से धक्का देकर अपने पति का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। अपनी जगह से मैक ने कुछ भी नहीं देखा था और उसके लिए पीछे मुड़ना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि वह गड्ढा, जो मूल रूप से एक व्यक्ति के लिए खोदा गया था, 2 लोगों के चलने फिरने के लिए पर्याप्त छोटा था। उसके लगातार झटकों से यह भांप कर कि कुछ असामान्य होने वाला है, मैक ने खुद को घुमाने की पुरजोर कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि उसकी फैली हुई राइफल का नाल हल्की धातु की आवाज के साथ पैन के किनारे से टकराया। वहां एक बाघ के यंत्र के ऊपर से हल्के से छलांग लगाते ही एक जोरदार भौन और धमाके की आवाज आई। ये जानते हुए कि उन्हें पकड़ लिया गया है और अब और वहां रुकने से कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्होंने मुझे तय किए गए संकेत से बुलाया। अधिक समय तक वहां रुकना बेकार था, इसलिए हमने होसदुर्गा स्थित बंगले पर लौटने का निर्णय लिया और चारा रात भर के लिए वहीं छोड़ दिया, ताकि किसी अन्य योजना पर निर्णय लिया जा सके। अगली सुबह सुबह मैंने कुछ आदमियों को चारा लाने के लिए भेजा। वे ये चौंकाने वाली खबर लेकर लौटे कि जानवर मारा गया है और उसे पूरी तरह खा लिया गया है। मौके पर पहुंचकर हमने पाया कि उनकी कहानी सच थी। हमारे चारे का लगभग कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय उसके सिर और खुरों के। जमीन की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि 2 बाघों ने भोजन किया था और पास ही एक ढेर में पड़े गन्ने के उल्टे तवे और तिरपाल के पास दोनों ही जानवरों को डराने में नाकाम रहे थे। इस ताजा घटनाक्रम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हमारा नरभक्षी बाघ मौका मिलने पर मवेशियों का भी भक्षण करता था। दूसरी ओर यह भी संभावना थी कि आसपास 3 बाघ सक्रिय थे, एक नरभक्षी और 2 मवेशी हत्यारे। अगली रात हमने उसी योजना पर काम करने का फैसला किया। उसी रास्ते पर एक 1/4 मील आगे ताजा चारा बिछाया और पहले की तरह उसके बगल में गन्ने का तवा गाड़ दिया। इस बार उथला गड्ढा इतना बड़ा बनाया कि मैक और मैं दोनों उसमें समा सकें। श्रीमती मैक ने बहुत अनिच्छा से बंगले में रहने की सहमति दी। छलावरण वाला तिरपाल तवे के ऊपर डीली रेत और मलबे की एक परत के नीचे घास, कांटों और छोटी कटी हुई झाड़ियों के साथ बिछा दिया गया था, ताकि पूरे तवे को जमीन में एक छोटे से उभार का बहुत ही वास्तविक रूप दिया जा सके। मैक और मैं पीठ से पीठ मिलाकर बैठ गए, राइफलें तैयार। मैक का मुंह चारे की ओर था। इस अवसर पर हमने तवे के चारों विपरीत सिरों पर बड़े पत्थरों का उपयोग करके अधिक शूटिंग स्थान की अनुमति देने के लिए थोड़ा बड़ा द्वार भी बनाया। मैक और मैं लगातार 3 रातों तक इसी तरह बैठे रहे, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा और न ही सुना। लेकिन लगभग 10 बजे चौथी सुबह, जब हम बंगले में झपकी ले रहे थे, खबर आई कि होलालकेरे से 1 मील दूर उसी खजूर के बाग में जहां हमने कुछ दिन पहले भालू को गोली मारी थी, एक आदमी मारा गया है और लगभग उसी स्थान पर। कार से वहां जल्दी से पहुंचते हुए हम दोनों को ये देखकर निराशा और गुस्सा हुआ कि इस बीच नवीनतम शिकार के रिश्तेदारों ने उसके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया था, जिससे हम इस मानव हत्या पर ध्यान देने का अवसर खो बैठे, क्योंकि बाघ संभवतः वापस लौट आया होगा। फिर हमने होल्लकेरे से एक और भैंस का चारा खरीदा और उसे उस जगह से 50 गज की दूरी पर बांध दिया जहां उस आदमी को मारा गया था। इस जगह पर सड़क के सामने एक सुविधाजनक पेड़ था और इस पेड़ पर मैंने एक मचान बनाया। चूंकि मैक थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था और लगातार 4 रातों की निगरानी के बाद थका हुआ था, इसलिए उसने उस मौके पर आराम करने का फैसला किया और मैं अकेला बैठ गया। फिर कुछ नहीं हुआ
और सुबह 6 बजे मैं थकान, निराशा और घृणा के मिले जुले भावों के साथ होलकेरे की ओर 1 मील पैदल चल रहा था। वहां पहुंचकर मैंने चारा लाने के लिए आदमी भेजे। वे आधे घंटे में दौड़े दौड़े आए और खबर दी कि जैसे ही वे जानवर को खोलने वाले थे, जंगल में कुछ ही गज की दूरी पर एक बाघ गुर्राया था। फिर वे भैंस को वहीं छोड़कर होल्लकेरे की ओर भागे चले गए। गाड़ी में सवार होकर हम जल्दी से उस जगह पहुंचे और ये देखकर सचमुच हैरान रह गए कि हमारा चारा अभी भी जिंदा है। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि हमें यकीन था कि भागते हुए आदमियों के नजरों से ओझल होते ही बाघ या बाघों ने भैंस को मार डाला होगा। मौका पाकर मैं तुरंत मचान पर चढ़ गया और मैक को होलालकेरे लौटने का निर्देश दिया। मुझे लगा कि बाघ के वहां पहुंचने की पूरी संभावना है। कुछ नहीं हुआ, और चूंकि दोपहर 1 बजे मुझे भूख और नींद दोनों लग रही थी, इसलिए मैं नीचे उतरा, चारा खोला और उसके साथ होलालकेरे की ओर चल पड़ा। उस रात हमने उसी जगह चारा फिर से बांधा और मैं फिर से उठ बैठा। मैक और उसकी पत्नी कार से होसदुर्गा गए और हम गन्ने की कड़ाही के नीचे उस चारे के पास, जो हमने वहीं छोड़ दिया था, एक साथ बैठ गए, उसी जगह पर जहां वह और मैं लगातार 3 रातों तक बैठे थे। फिर भी कुछ नहीं हुआ और सुबह 6:30 पर वे होसदुर्गा से कार में आए, मुझे उठाया और होलालकेरे स्थित बंगले की ओर चल पड़े, जहां हम सब दोपहर के भोजन के बाद सो गए। शाम 4 बजे के आसपास एक जोरदार शोरगुल से हमारी नींद खुली। बरामदे में जमा भीड़ को कुछ हद तक व्यवस्थित करने के लिए दोपहर से पहले हम मवेशियों के एक झुंड को चीतलदरुग बाजार ले जाने के लिए निकले थे। तभी पता चला कि 1 दर्जन आदमियों का एक दल होलकेरे से सूर्यास्त से बहुत पहले बीच की दूरी तय करने के इरादे से निकला था। होलकेरे से लगभग 3 मील दूर एक मवेशी मुख्य सड़क से लगभग 25 गज की दूरी पर भटक गया था। उसे वापस भगाने गए एक आदमी पर एक बाघ ने हमला कर दिया, जो जाहिर तौर पर झुंड के साथ था और सड़क किनारे झाड़ियों में छिपा हुआ था। सड़क पर अपने दोस्तों से दूर होने के कारण वह पास ही पड़ी एक चट्टान पर चढ़ गया। यह पूरा दृश्य झुंड के सामने हुआ था, जो सभी एक साथ झुंड में खड़े थे और किसी भी तरह की मदद करने में असमर्थ थे। इतने आहत थे कि वे डर के मारे उछल पड़े। तभी बाघ चट्टान पर चढ़ गया और अपने अगले पंजे के पंजे उस आदमी की जाग में गड़ा दिए और उसे नीचे खींचने की कोशिश करने लगा। वह आदमी मदद के लिए लगातार चिल्ला रहा था और खुद को नीचे घसीटे जाने से बचाने के लिए चट्टान पर लटकी एक पेड़ की टहनी को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। पहला हमला विफल हो गया और बाघ पीछे की ओर धरती पर गिर पड़ा। उसके पंजों ने आदमी की जांघ की त्वचा को लगभग छील दिया, जब तक कि वह आंशिक रूप से छिले हुए केले की त्वचा की तरह लटक नहीं गई। मानव रक्त देखकर क्रोधित होकर और निस्संदेह उत्तेजित होकर बाघ ने फिर से प्रयास किया। इस बार अपने दोनों अगले पंजे सीधे उस आदमी के शरीर में गड़ा दिए और उसे उसकी कमजोर पकड़ से खींच लिया। एक बार जब वह उसे नीचे गिरा पाया, चट्टान से निकलकर उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और जंगल में भाग गया। ताजा त्रासदी के निशान बहुतायत में मौजूद थे, मानव शरीर के टुकड़े। कार से घटनास्थल तक पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे। टूटी हुई शाखा में धंसे हुए त्वचा और नाखूनों के निशान उस आखिरी बेताब पकड़ की तीव्रता की गवाही दे रहे थे। हर जगह खून के छींटे दिखाई दे रहे थे और जहां से पीड़ित को ले जाया गया था, वहां एक स्पष्ट निशान दिखाई दे रहा था। हम जल्दी जल्दी इस रास्ते पर चल पड़े, जो घने जंगल की घाटी की ओर जाता था। शाम के 5 बज चुके थे और अंधेरा होने से पहले हमारे पास लाश ढूंढने के लिए ठीक 1 घंटा था। जल्द ही हमें हमेशा की तरह फटे पुराने कपड़े मिले, फिर खून का एक गहरा गड्ढा जहां बाघ ने अपने शिकार को फेंका था, और फिर नीचे अंधेरी घाटी में उतरते चले गए। शायद 6 फरलांग इसी तरह से तय किए गए थे जब हम झाड़ियों से घिरी एक नीची चट्टान पर पहुंचे। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बाघ अभी तक अपना भोजन शुरू करने के लिए नहीं रुका था, क्योंकि यह एक शांत और एकांत जगह थी
लेकिन ये विचार मेरे मन में आया ही था कि एक बड़ी चट्टान के पीछे से एक स्पष्ट गुर्राहट आई। उसके बाद एक छोटे से पत्थर के गिरने की आवाज आई और बाघ हमारे देखते ही देखते भाग गया। मोड़ पर पहुंचकर हमें एक लाश मिली जो अपने ही खून में लथपथ थी और लगभग एक तिहाई खा चुकी थी। समय बीत रहा था, आसपास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था और बैठने के लिए एकमात्र संभव जगह पड़ोसी चट्टान के सबसे बड़े शिखर पर थी, जो लगभग 12 फीट ऊंची थी। ये चट्टान 3 तरफ से खड़ी थी और बाघ के उछलने से काफी सुरक्षित थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये चौथी तरफ ढलान वाली थी। और इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह था कि ये ढलान वाला भाग मृत व्यक्ति के सामने नहीं था, बल्कि शरीर की स्थिति से समकोण से थोड़ा अधिक दूर था। इसका मतलब था कि अगर मैं चट्टान के ऊपर लेटता तो मुझे 2 दिशाओं में सावधानी पूर्वक निगरानी रखनी पड़ती, अर्थात मेरे नीचे बाईं ओर लाश पर और मेरे दाईं ओर चट्टान के ढलान वाले भाग पर, इस डर से कि बाघ अचानक हमला कर सकता है। इस तरफ तेजी से आओ और मुझे पता चलने से पहले ही पकड़ लो। जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने पिछले हिस्से पर ध्यान दिया जो उस तरफ था जहां चट्टान एकदम नीचे की ओर थी और अचानक उछलने से काफी सुरक्षित था। ऐसा करने के लिए बाघ को चट्टान की चोटी तक 12 फुट की छलांग लगानी होगी। अगर वह एक ही छलांग में इतनी ऊंचाई पार नहीं कर पाता तो उसकी पकड़ बिल्कुल नहीं रहती और वह पीछे की ओर फिसल जाता, जिससे मुझे निशाना लगाने का पर्याप्त समय मिल जाता। मेरी राय में कोई भी बाघ इतनी अनिश्चित छलांग लगाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ढलान वाली और चट्टान के शीर्ष को कुछ छोटे पत्थरों और झाड़ियों से ढकते हुए मैं ऊपर चढ़ गया और मैक्स को यह बता दिया कि वे रात का कुछ समय होलालकेरे और होसदुर्गा के बीच गाड़ी चलाकर गुजारें, इस उम्मीद में कि कहीं बाघ सड़क पर न मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि उसने शिकार छोड़ दिया हो। मेरे दोस्तों और गांव वालों के चले जाने के बाद मैं अब अकेला रह गया था और मेरे नीचे जमीन पर बिखरे हुए क्षत विक्षत अवशेष थे। घंटों बीते गए। मैं अपनी दाहिनी ओर ढलान वाली चट्टान पर गहरी नजर रखे रहा। उसके पार जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था और धुंधली पृष्ठभूमि में बस एक धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जिसके सामने हाथी से छोटे किसी भी जानवर को पहचानना नामुमकिन था। उस अंधेरे में मेरे बाईं ओर की लाश अब दिखाई नहीं दे रही थी। लगभग 10 बजे एक मील दूर जंगल में एक सांभर ने घंटी बजाई। उसके बाद एक बाघ ने आवाज लगाई, जिसका जवाब थोड़ी देर में उसी रास्ते की ओर एक और बाघ ने दिया जहां से हम आए थे। स्थिति की जटिलता अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी, क्योंकि मैं उन शांत घंटों में इस मामले पर विचार कर रहा था। हमारे इलाके में कम से कम 2 बाघ सक्रिय थे, संभवतः 3। इनमें से एक मानव हत्यारा, साहसी, क्रूर और निर्दयी था। दूसरा मवेशी चोर था, जो स्वभाव से उतना ही साहसी और चालाक था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जब भी मौका मिलता दोनों में से कोई भी बाघ दोनों आदतों से बचता। फिर जिले में एक तीसरे बाघ के सक्रिय होने की भी संभावना थी, जो खुद आदमखोर हो सकता था या मवेशी चोर हो सकता था, या दोनों। अब तक शुष्क मौसम और कठोर जमीन के कारण हम इन विभिन्न जानवरों के पैरों निशानों को पहचानने में असमर्थ थे। अब तक बाघों ने आवाजें बंद कर दी थी और आसपास के जंगल में फिर से सब कुछ शांत हो गया था, सिवाय पेड़ों पर झींगरों की चहचहाहट, कभी कभार उल्लू की आवाज और हवा के विशाल पेड़ों की चोटियों को झुकाने की बीच बीच में आने वाली ध्वनि के, जो दूर समुद्र की गर्जना जैसी तेज आवाज थी। फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी या पूर्वाभास के, यह घटित हो गया। मेरे पीछे चट्टान से एक जोरदार धमाका हुआ, पत्थर पर एक जोरदार खरोंच और खरोंच की आवाज हुई। साथ में एक गुर्राहट भी थी और फिर एक और धमाका हुआ जब बाघ पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। इससे पहले कि मैं मुड़कर चट्टान के किनारे से झांक पाता, वह जा चुका था। उस आदमखोर ने अप्रत्याशित काम किया था। किसी तरह मेरी उपस्थिति का आभास पाकर उसने पीछे से मेरा पीछा किया और उस चट्टान के ऊपर, जहां मैं लेटा हुआ था, 12 फीट की सीधी छलांग लगाने की कोशिश की। सौभाग्य से वह कुछ इंच से चूक गया। मैं बाकी रात पूरी तरह से होश में बैठा रहा,
लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज के तेज होने तक मैंने इंतजार किया और फिर नीचे उतरकर सड़क पर वापस आ गया, क्योंकि मुझे डर था कि बाघ को मेरी मौजूदगी का पता चल गया होगा और वह मुझ पर घात लगाए बैठा होगा। लेकिन फिर से मेरी किस्मत ने साथ दिया और मैं सुरक्षित सड़क पर पहुंच गया, जहां कुछ ही मिनटों में मैक कार में मेरे लिए आ गया, क्योंकि उसने खुद होलालकेरे और होसदुर्गा के बीच गाड़ी चलाने में एक बेकार रात बिताई थी। बंगले पर पहुंचते ही मैंने कुछ आदमियों को निर्देश दिया कि वे मानव अवशेषों के पास वापस जाएं और उन्हें गिद्धों से बचाने के लिए टहनियों से ढक दें, क्योंकि मैं उस रात फिर से चट्टान पर बैठने वाला था। हालांकि ये लोग अभी निकलने ही वाले थे कि मृतक के रिश्तेदार उसके गांव से आ पहुंचे और दाह संस्कार के लिए अवशेषों की मांग करने लगे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे शव को एक और दिन वहीं रहने दें, लेकिन वे अड़े रहे और इसलिए जो भी मौका मिलता उसे छोड़ दिया जाता। उस रात उस बेचारे की मौत का बदला लेने का जो सपना हमारे सामने आया था, वह उसके रिश्तेदारों की हठधर्मिता के कारण हमसे छूट गया। 2 घंटे बाद होसदुर्गा से कुछ लोग आए और हमें बताया कि हमारा चारा, जो पिछले 1 हफ्ते से गन्ने की टोकरी के पास बंधा हुआ था, आखिरकार मारा गया है। शाम को मैक और मैं पैन के नीचे बैठे थे और लगभग आधी रात को हमने आसपास एक बाघ की हलचल सुनी, जो बीच बीच में उसकी धीमी गुर्राहट से आ रही थी। हम बेसब्री से उसके शिकार की ओर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा था और लगभग पौने घंटे तक उस इलाके में चक्कर लगाता रहा। जाहिर है उसे शिकार के पास हमारी मौजूदगी का पता चल गया था। अब मैक के दिमाग में एक साहसी पर दुस्साहसी सा विचार आया कि वह उठकर चला जाए, ताकि बाघ को यह आभास हो कि हम चले गए हैं और उसका शिकार अकेला है। उसे उम्मीद थी कि वह फिर पास आएगा और मैं उससे निपट लूंगा। योजना सफल होने की पूरी संभावना थी, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली बार जब हम पैन और चारा छोड़कर गए थे तो ठीक यही हुआ था। साथ ही मैक के लिए यह बहुत खतरनाक भी था, क्योंकि पास मंडरा रहा बाघ खुद नरभक्षी हो सकता था या उसके साथ नरभक्षी भी हो सकता था, जैसा कि पहले हुआ था। मुझे उस जिद्दी लेकिन बेहद बहादुर स्कॉटिश व्यक्ति के दिमाग से ये बात निकालने में पूरे 30 मिनट लग गए कि एक नरभक्षी के साथ अंधेरे जंगल में निकलना अपनी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान होगा। इस बीच बाघ इधर उधर घूमता रहा, लेकिन सुबह के समय वह भाग गया और हम एक और निराशा भरी रात बिताने के बाद होसदुर्गा स्थित अपने छोटे से बंगले में लौट आए। अगले 2 दिनों तक कुछ नहीं हुआ। रातें हम होसदुर्गा, होलालकेरे और चितलद्रुग के बीच गाड़ी चलाते हुए बिताते रहे, इस उम्मीद में कि सड़क पर किसी बाघ से मुलाकात हो जाएगी। तीसरे दिन सुबह सुबह लुम्बनी लकड़हारों के एक समूह ने सूचना दी कि पिछली रात वे 4 मील दूर जंगल में एक विशाल अलाव की सुरक्षा में डेरा डाले हुए थे, जिसके चारों ओर उन्होंने अपनी 5 गाड़ियां एक मोटे घेरे में खींची हुई थी और जिसके भीतर वे और उनके 5 बैल छिपे हुए थे। आधी रात को आग धीमी होने पर एक बाघ गाड़ियों के पास से रेंगता हुआ निकला और एक बैल पर हमला कर दिया। बाकी बैल इधर उधर भागे, जिससे आदमी जाग गए, जिन्होंने चिल्लाकर बाघ पर आग के गोले फेंके। इसके बाद वह भाग गया। बैल की गर्दन पर काटा गया था और उसे बुरी तरह खरोंचा गया था, लेकिन वह जीवित था। भोर में वे 4 गाड़ियों और घायल बैल के साथ होसदुर्गा पहुंचे और 5वीं गाड़ी को छोड़ दिया, जिसमें बैल इतनी बुरी तरह घायल था कि उसे खींच नहीं पा रहा था। इनमें से एक, लुम्बनी, जो बचपन से इस इलाके में रहा था और जंगल को अच्छी तरह जानता था, ने बताया कि 6 मील दूर जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी जलधारा थी, जो विशाल वृक्षों के नीचे ढलानदार चट्टानों से घिरे एक साफ तालाब की ओर जाती थी। उसने दावा किया कि इसी इलाके में बाघों का स्थायी निवास था। अब गर्मी का मौसम था, इसलिए वे दोपहर की तपती धूप में इसी ठंडी जगह पर समय बिताते थे और उनमें से कोई न कोई शाम को शिकार पर निकलने से पहले या सुबह सुबह शिकार से लौटने के बाद इसी तालाब में पानी पीता था। यह आदमी जाहिर तौर पर जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहा है,
क्योंकि उससे हुई अंतरंग बातचीत से पता चला कि वह एक शिकारी और शराब तस्कर था, जो जंगल के घने इलाकों में बबूल के पेड़ की छाल से अरक नामक एक बेहद तेज शराब बनाकर अवैध रूप से काफी पैसा कमाता था। जाहिर है, इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते भी थे वे बाघों के डर से वहां जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बातचीत का नतीजा यह हुआ कि मैक और मैं उस दिन दोपहर के भोजन के बाद उसके साथ निकलेंगे और शाम, रात और अगली सुबह इसी कुंड पर बिताएंगे। दोपहर 3 बजे हम उस जगह पर पहुंचे, और शायद बाघों का अड्डा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तालाब छोटा था, पूरी तरह से घिरा हुआ था ढलानदार चट्टान से, लेकिन उसे पानी देने वाली छोटी सी धारा के किनारों पर बाघ की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही थी, जो बार बार उसके पैरों के निशानों से नीचे और उसके पार जाती थी। इन पैरों के निशानों के मोटे तौर पर निरीक्षण से 2 अलग जानवरों के पैरों के निशान मिले, एक बड़ा नर और एक वयस्क मादा। उसके बड़े आकार की बार बार रिपोर्ट से यह संदेह था कि उसकी साथी मादा शायद वह आदमी ही हो सकती है, और अब यह निश्चित है कि वह मवेशी चोर ही था। जब तक कि समूह में कोई तीसरा बाघ न हो, तब तक वह निश्चित रूप से खाने वाला था। एक जंगली आम का पेड़ तालाब के ऊपर लगभग उसी स्थान पर लटका हुआ था जहां से नदी बहती थी, और इस पेड़ की निचली शाखाओं पर लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर हमने मेरा पोर्टेबल चारपाई मचान लगाया, जिसे हम ऐसे ही अवसर के लिए अपने साथ लाए थे, जिसे लुम्बनी ले जा रहा था। शाम 4:30 पर हम तीनों इस मचान पर बैठे थे, क्योंकि आदमखोर के डर से लुम्बनी को अकेले भेजना खतरनाक था। ऊपर लटकते बड़े पेड़ों की वजह से 7 बजे तक घना अंधेरा छा जाता था, और न ही कोई जानवर आसपास आता जाता था। बेशक जंगल के राजाओं की आदतन नजदीकी की वजह से वे वहां जाने से बचते थे। घंटे गंभीर सन्नाटे में बीतते रहे। बीच बीच में सांभर और ककूर यानी भौंकने वाले हिरणों की दूर से आती आवाजें बीच में ही रुक जाती। सुबह के लगभग 4 बज रहे होंगे जब हमने हल्की सी आहें भरने और कराहने की आवाज सुनी, और फिर हमारे सामने ढलान वाले किनारे पर गिरे हुए बांस के पत्तों के कालीन पर एक बाघ के स्पष्ट रूप से भारी लेकिन हल्के से दबे हुए कदमों की आवाज सुनी। कई मिनट बीत गए, लेकिन उस तिपतिया घास के अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हमें नीचे अंधेरे में हमारे दाहिनी ओर कुंड के किनारे से पानी के छींटे पड़ने की दूर से आती आवाज सुनाई दी। समय आ गया था, और जैसा कि पहले तय हुआ था, मैंने मैक को धीरे से गोली चलाने के लिए उकसाया। आवाज की दिशा में अपनी राइफल तानते हुए, जरूरत पड़ने पर छिपकर गोली चलाने के लिए तैयार रहते हुए, मैक ने टॉर्च का बटन दबाया और उसकी तेज किरणें पानी के किनारे दुबके हुए एक विशालकाय बाघ के आकार पर पड़ी। जैसे ही बाघ हवा में उछला और पूरी तरह से कलाबाजी करने लगा, जानवर ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में 2 बड़े चमकते लाल सफेद गोले थे, और फिर मैक ने गोली चला दी। एक दहाड़ सुनाई दी और वह पीछे की ओर गिर पड़ा, जमीन को काटते हुए और बुदबुदाती गुर्राती हुई तेज आवाजों के साथ। मैक ने 2 और गोलियां चलाई। इससे पहले कि बाघ आधा पानी में लुढ़क गया, मौत की भयावहता में छटपटाने लगा, फिर निश्चल पड़ा रहा। भोर होते ही हम नीचे उतरे तो पाया कि मैक ने समूह के नर बाघ को गोली मार दी थी। वह सचमुच एक शानदार आकार का बाघ और एक अद्भुत ट्रॉफी था, लेकिन हम सभी ये जानकर निराश थे कि नरभक्षी अभी भी फरार था। मैक की पहली गोली जानवर की नाक के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, ऊपरी जबड़े और तालू को तोड़ते हुए, और गले में जा लगी थी, जिससे उसके गुर्राने के साथ बुदबुदाहट की आवाज आ रही थी। उसकी दूसरी गोली दाहिने कंधे से होते हुए पेट में जा लगी थी। तीसरी गोली चूक गई थी। मैं अगले 4 दिनों की घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, जिन दौरान कोई रिपोर्ट नहीं मिली और स्थानीय लोग हमें नरभक्षी को मारने पर बधाई देने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि इसी बाघ ने इंसानों और मवेशियों दोनों को मारा था, लेकिन हम बेहतर जानते थे और रुके रहे, ये सोचकर कि देर सवेर हमें किसी और इंसान के मारे जाने की खबर जरूर मिलेगी, बशर्ते कि नरभक्षी अपने साथी की मौत के बाद
उस इलाके से न चला गया हो। उन 4 दिनों की रातें हमने चीतलद्रुग तक सड़क पर और जंगल के सभी पारगम्य रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए बिताई, इस उम्मीद में कि शायद नरभक्षी मिल जाए, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 5वें दिन दोपहर से कुछ ही देर पहले वह समाचार आया जिसका हमें डर था, लेकिन जिसकी हमें आशा थी। वह था चितलद्रुग के अमिलदार द्वारा भेजे गए 3 धावकों के रूप में, हमें यह बताने के लिए कि पिछली शाम को एक 14 वर्षीय बालक को तोगीमठ नामक पहाड़ी की दक्षिणी ढलानों के आधार पर स्थित एक छोटे से गांव से एक बाघ उठा ले गया था, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यह चितलद्रुग शहर के दक्षिण में स्थित था तथा इसकी चोटी पर एक प्राचीन परित्यक्त किला था। लगभग खाली वहां कार से जाते हुए हम उस गांव में गए और हमें ऐश नाम का एक छोटा सा गांव दिखा जो उसके बाहरी इलाके में था, ठीक उसी दरवाजे से जहां से पिछली शाम सूर्यास्त के समय उस लड़के को उठा लिया गया था। चूंकि गांव के दक्षिण पूर्व में जंगल था, इसलिए गांव के निवासियों के साथ साथ ये मानने का भी अच्छा कारण था कि बाघ अपने शिकार को पहाड़ी पर ले गया था और संभवतः उस समय किले के खंडहरों में छिपा हुआ था। शव की खोज के लिए कोई संगठित प्रयास नहीं किया गया था और दिन के केवल 4 घंटे ही बचे थे जब हमने आधा दर्जन लोगों का एक दल इकट्ठा किया और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि बाघ अपने शिकार को पहाड़ी की चोटी तक ले जाने वाले मुख्य पगडंडी पर नहीं ले गया था, जिस पर हम आधे से ज्यादा चढ़ गए, लेकिन शिकार का कोई निशान नहीं मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, आसपास की चट्टानों पर चढ़ते हुए मैंने आदमियों को निर्देश दिया कि वे हर दिशा में देखें कि क्या दिखाई दे रहा है, और जब लगभग 3/4 रास्ता तय हो गया तो उनमें से एक आदमी ने हमारे बाईं ओर लगभग 1/4 मील दूर एक पेड़ पर गिद्धों को बैठे देखा। बीच बीच में चट्टानों और कंटीली झाड़ियों को पार करते हुए आखिरकार हमें उस लड़के के अवशेष मिले जिन्हें अब तक गिद्धों ने पूरी तरह से खा लिया था। हड्डियों के ऊपर बैठने का कोई फायदा या उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, खासकर जब हम अनुभव से जानते थे कि हत्यारा गिद्ध ऐसे भोजन के लिए शायद ही कभी लौटता है। फिर भी मैक और 2 आदमियों ने मेरा मचान उस पेड़ पर रख दिया जिस पर गिद्ध बैठे थे और वहीं रहने का फैसला किया, जबकि मुझे लगा कि मेरे पास पहाड़ी के बाकी हिस्से पर चढ़कर बारिश के बीच देखने के लिए पर्याप्त समय है। रास्ता वापस पाकर मैं जल्दी से ऊपर की ओर बढ़ा और शाम 5 बजे के बाद खंडहरों तक पहुंच गया। किले की दीवारें बहुत पहले ही जर्जर हो चुकी थी और लैंटाना और कांटेदार झाड़ियों का एक समुद्र उस जगह के साथ साथ बाहर बनी पुरानी खाई को भी ढक रहा था। इस बिंदु पर दल के बाकी 4 लोगों ने बाहर ही रहने का फैसला किया। मेरी वापसी की प्रतीक्षा में वे ऊंचे अंजीर के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए, जिनकी घुमावदार जड़ें किले की दीवार के मलबे में गहराई तक धंसी हुई थी। ऊपर से सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हुए मैंने गिरी हुई दीवार को जहां तक संभव था पास ही रखने का प्रयास किया, ताकि आसपास के लैंटाना से कुछ ऊंचाई बनाए रखी जा सके, जो कि प्रवेश करने के लिए दुर्गम और खतरनाक दोनों था, क्योंकि मैं उस झाड़ी में बाघ को नहीं देख पाऊंगा, भले ही वह 1 गज की दूरी पर ही क्यों न हो। आगे बढ़ना बेहद मुश्किल और श्रमसाध्य था, और जब तक मैं किले के दूसरे छोर पर पहुंचा, मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थीं और मैं पसीने से नहा रहा था। यहां मैं सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा था, जैसे ही वह सुनहरा गोला पश्चिमी क्षितिज के पास पहुंच रहा था। बरसों पहले मैं इसी किले के पास से गुजरा था और मुझे पता था कि इस जगह के आसपास दीवारों से घिरे लगभग पूरी तरह से घिरे हुए अवशेष हैं और दूर दूर तक कालकोठरी भी। इन संरचनाओं के कारण इस बिंदु पर दीवार का अनुसरण करना असंभव हो गया था। मैं लैंटाना के पेड़ों में उतरने से हिचकिचा रहा था, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि या तो मुझे ऐसा करना होगा और लगभग 100 गज की दूरी तय करके उस जगह तक पहुंचना होगा जहां दीवार फिर से शुरू होती है, या फिर अपने कदम वापस खींचने होंगे। समय भी मेरे खिलाफ था,
इसलिए देरी से बचने के लिए मैंने आखिरकार लैंटाना को जोखिम में डालने का फैसला किया, जिसे मैंने चुपचाप जितना हो सके धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द ही यह असंभव हो गया, क्योंकि लैंटाना की टहनियां छोटे छोटे कांटों से ढकी हुई हर कदम पर मेरे कपड़ों से चिपक रही थी, और जब मैं आगे बढ़ रहा था तो काफी शोर कर रही थी। मुझे पता था कि अब मैं काल कोठरी और बारों के अवशेषों के सामने था, और अगर इस वीरान खंडहर में कहीं भी, तो बाघ यहीं छिपा होगा। साथ ही अपनी स्थिति की प्रतिकूलता से मैं निस्संदेह उत्तेजित था। मेरी तनावग्रस्त नसें और इंद्रियां खतरे की निकटता का संकेत दे रही थी। छठी इंद्री ने पुकारा कि बाघ पास है और मेरे पीछे पीछे आ रहा है। हमले के क्षण की प्रतीक्षा में मुझ पर नजर रख रहा है, जो बहुत जल्द हो सकता था अगर मैं लैंटाना से नहीं भागा। मुझे ये चेतावनियां इतनी बार महसूस हुई कि मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर सका। इसलिए अपनी सतर्कता को 3 गुना बढ़ाते हुए और सभी दिशाओं में देखते हुए मैं ऊंची जगह की ओर बढ़ गया। 30 गज और 20 गज और 15 गज, और फिर लैंटाना से मेरे बाईं ओर एक बाघ का गुर्राता हुआ सिर उठा। उसके कान बसंत की तैयारी में पीछे की ओर झुके हुए थे। उसके जबड़े खुले हुए थे, जिससे उसके चमकते हुए नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। मेरी गोली उसके खुले मुंह में जा लगी और जानवर आगे की ओर चपटा, ऊंची जमीन पाने के लिए अंधाधुंध दौड़ता हुआ। बीच में पड़े लैंटाना में मेरी आंखें लगभग चली गई। कांटों ने मेरे शरीर और कपड़ों को नोच डाला और मेरे पीछे को हराम मच गया। सिर के पिछले हिस्से से उड़ा हुआ वह बाघ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और जब मैं बाकी 15 गज की दूरी तय करके घूमा तो वह सिर्फ 2 गज की दूरी पर था। जहां कभी उसकी आधी खोपड़ी थी, वहां एक बड़ा सा लाल छेद हो गया था। डर के मारे मैं लगभग बेसुध हो गया, और मैंने उस जानवर पर दूसरी, तीसरी और चौथी गोली दाग दी। वह चकनाचूर होकर एक तरफ गिर पड़ा। मैं खंडहर के एक टुकड़े पर बैठ गया, कांपता हुआ बीमार भी। लाव के 10 मिनट बाद मैं संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने सामने पड़े खूनी ढेर से बचते हुए उस पेड़ के पास वापस लौटा, जहां मैंने 4 लोगों को छोड़ा था और किले की शेष दीवार का चक्कर पूरा किया। 4 गोलियों की आवाज और बाघ की गुर्राहट सुनकर उन्होंने मान लिया था कि मैं मारा जा चुका हूं, और वे सोच रहे थे कि पेड़ से उतरकर जल्दी से अपने गांव वापस चले जाएं या बाकी रात उसकी शाखाओं में बिताएं। जाहिर था कि उन्होंने मुझे फिर कभी जिंदा देखने की उम्मीद नहीं की थी। उन्हें इकट्ठा करते हुए हम मुश्किल से एक फर्लांग ही तय कर पाए थे कि मैक और बाकी 2 आदमी हमारी तरफ आ गए। जहां वह बैठा था, वहां से उसने भी मेरी 4 गोलियों की आवाज सुनी थी और एक पक्के दोस्त की तरह मेरी हर जरूरी मदद के लिए जल्दी से आगे बढ़ा। खैर, मुझे लैंटाना के बीच से गुजरते हुए फटे हुए, खरोंचे हुए और खून से लथपथ देखकर उसका लाल चेहरा सफेद हो गया, और वह मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, ये सोचकर कि मुझे कोई मार रहा है। मारने की हवस बस कुछ ही फीट दूर वहीं बैठा हुआ। मैंने उसे बताया कि क्या हुआ था, जबकि मैं अपने प्यारे कांटेदार कांटे से धुएं के बादल उड़ा रहा था और उसकी गर्म, सुखदायक तंबाकू भरी पाइप ले रहा था, जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह बधाई देगा। सचमुच मैं फिर से धुआं छोड़ते हुए उस भयानक चेहरे को देखकर, जो विकृत था, टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं पाया। हम बाघ को नीचे ले गए, उसे उस रात बाद में कार पर चढ़ाया और चितलद्रुग शहर ले गए। जैसी कि हमने उम्मीद की थी, वह मादा निकली और निस्संदेह वही आदमखोर थी जिसने लड़के को मार डाला था। मेरे प्रति उसकी आक्रामकता ने भी उसके निष्कर्ष को सही ठहराया। अगली सुबह जब हम जानवर की खाल उतार रहे थे, अमिलदार हमसे मिलने आए, जो उस शैतान को देखना चाहता था जिसने होसदुर्गा में उसकी रिश्तेदार छोटी लड़की को मार डाला था। उसके साथ जिला वन अधिकारी और अन्य कर्मचारी और सैकड़ों निवासी भी आए। उस शाम काफी देर हो गई थी। इससे पहले कि हम उन 2 बाघों की खालों के साथ बेंगलोर के लिए रवाना हो पाते, जिन्होंने एक असाधारण और अनसुना संयोजन बनाया था, मवेशी, पतंग और आदमखोर के रूप में एक साथ शिकार कर रहे थे।
संयोग से बाघिन की खाल उतारने पर उसके नरभक्षी बनने का कोई कारण पता नहीं चला। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस जिले में नरभक्षियों का एक लंबा इतिहास रहा है जो पिछली कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, और मेरा मानना है कि यह बाघिन नरभक्षी प्रजाति की है। इस तरह की व्याख्या से यह भी पता चलता है कि उसका साथी, वह विशाल नर जिसे मैक ने गोली मारी थी, एक सामान्य पशु चोर था जिसने मानव मांस को छुआ तक नहीं था। बाघिन शायद इस नर बाघिन से सिर्फ नवंबर से जनवरी तक चलने वाले प्रजनन काल में ही मिली थी, और वह उसके साथ इतना लंबा समय नहीं बिता पाई थी कि उसे अपनी नरभक्षी आदतों से संक्रमित कर सके। अगर उसने बच्चे पैदा किए होते तो निस्संदेह उसने अपने शावकों को भी मानव मांस का स्वाद सिखाया होता, ठीक वैसे ही जैसे उसे खुद सिखाया गया था, और इस तरह उस जिले में नरभक्षियों की पीढ़ियों का विस्तार हुआ होता। तीसरा बाघ, जिसके अस्तित्व पर हमें संदेह था, कभी नहीं मिला, क्योंकि जाने से पहले हमने सभी अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी थी, और लोगों को भी। अगर किसी तीसरे बाघ के बारे में पता चले तो हमें तुरंत सूचित करने के लिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें लगता था कि इस बात की हमेशा एक दूर की संभावना थी कि तीसरा बाघ भी नरभक्षी हो। लेकिन महीनों बीत गए और हमें खुशखबरी मिली कि टोगी मठ की चोटी पर उस बाघिन के मारे जाने के बाद पूरे जिले में नरभक्षी होने की सभी खबरें बंद हो गई थीं। फ्रेड टॉड और उसके बाकी शिकारों का बदला ले लिया गया था। और दोस्तों, यूं तो होसदुर्गा और होलालकेरे के उस आदमखोर का आतंक आज हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रेड टॉड और उसके जैसे कई मासूम लोगों का बदला आज आखिरकार पूरा हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखना, जंगलों में कभी भी खामोशी सिर्फ शांति की निशानी नहीं होती। कभी कभी वो एक नए शिकारी के आने का इंतजार भी होती है। उन अंधेरी झाड़ियों के पीछे, उन काई लगे पत्थरों के पास, और उन पगडंडियों पर जहां इंसानी पांव सालों से नहीं पड़े, शायद अभी भी कोई जोड़ी आंखें छुपी हुई है जो सही वक्त का इंतजार कर रही है। क्योंकि जंगल का नियम साफ है, एक शिकारी जाता है तो दूसरा जन्म लेता है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी सांसें रोक दी, दिल की धड़कनें तेज कर दी, और आपको लगा कि आप भी उसी जंगल में बैठे घने अंधेरे में उस बाघ की सांसों की आहट सुन रहे हैं, तो ये बस शुरुआत है। क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी होगी। एक ऐसी कहानी जहां मौत सिर्फ पीछा नहीं करती बल्कि इंतजार भी करती है। तो अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो स्टोरी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और हाँ, घंटी वाला जरूर दबा देना, क्योंकि अगली कहानी किसी भी रात अचानक आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस्तक दे सकती है। तब तक आप सभी को शुभ रात्रि।